नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक पूर्व अवलोकन श्रृंखला चलाई जा रही है जो आपकी घटना चक्र से संबद्ध है। इस क्लास में हम आपको आरओ की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम आपको घटना चक्र में जितने भी आपके प्रीवाईक्यूज हैं, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए वो क्वेश्चंस हैं, उनकी एनालाइजेशन, उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पे आपको कवर करा रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको 7 क्लासेस दे दी हैं और ये आपकी 8वीं क्लासेस, और 8वीं क्लासेस में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में, यानी हम अभी तक 2 टॉपिक कर चुके हैं, 2 टॉपिक में जो सब टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो इस क्लास में मैं आपको उन सारे टॉपिक को कवर करा रहा हूँ जो आपकी घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में। और एक नया टॉपिक से पहले मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं जो कि आपके सामने है कि हमारे द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, और एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद हमारा पहला कोर्स जो आपके सामने है, जो आपका संघर्ष बैच। अब इस संघर्ष बैच का मतलब है कि जिसका संघर्ष चल रहा है मैथ्स के साथ में, जिसका बेसिक मजबूत नहीं है, जिसको मैथ्स नहीं आती है बिल्कुल भी, वो इस क्लास से हमारे साथ में जुड़ सकता है। और इस क्लास में आपको हम क्या देने वाले हैं, इसमें हम लाइव क्लासेस के साथ में रिकॉर्डिंग क्लासेस भी देंगे। इसके अलावा हम क्लास नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रहेगी। टेस्ट सीरीज के अलावा हम यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे, यानी मैथ्स आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, हम वहाँ से शुरुआत करेंगे और उसके बाद उसको उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल तक आपका एग्ज़ाम आता है। और यहाँ पर बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी। अगर कोई भी हिंदी और इंग्लिश, यानी किसी को हिंदी में मुश्किल होती है, किसी को इंग्लिश में मुश्किल होती है, तो उन दोनों के लिए हम बाइलिंगुअल क्लासेस लेके आने वाले हैं कि अगर आप किसी भी मीडियम से हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि डाउट क्लासेस की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो आपके डाउट क्लासेस की होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डाउट क्लासेस के लिए या फिर डाउट पूछना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको डाउट क्लासेस भी देंगे, जिसमें आप केवल केवल अपने डाउट पूछ सकते हो, चाहे वो किसी भी तरीके के डाउट मैथ से संबंधित। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इस बैच को लेने के लिए क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन है यादवेन स्मार्ट क्लासेस, आपको उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको हमारे होम पेज में आपको दिख जाएगा। और इसकी जो प्राइस रखा गया है वो केवल 199 है। आप इसका प्राइस देख सकते हैं। जो आपके पॉकेट मनी जो होती है, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग जो नॉर्मली समोसा, टिक्की, पड़ाके इनमें खाने में जो खर्च करते हैं, वो प्राइस हमने यहाँ पे रखा है, और 199 का। और ये बैच आपका 8 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि मैथ्स का इतना हवा बना रखा है वो है नहीं, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ते नहीं थे। अब ये क्लासेस जो है वो आपको यादवेन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे यादवेन सर के द्वारा दी जाएंगी। तो करना क्या है, जल्दी करो, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और रजिस्ट्रेशन करिए, और फिर इसके बाद में इस बैच को जरूर लीजिएगा। अगर आप इस बैच को लोगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, कि मैथ्स को करना कितना इजी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बैच को जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका क्या है कि हमारा भारत का भूगोल चल रहा है, आप सभी जानते हैं। आरओ की तैयारी कर रहे हैं। आरओ की तैयारी के लिए भौतिक विभाजन में हम क्लास करीबन आपकी 4 से 5 क्लासेस दे सके हैं। टोटल आपकी 8 क्लास में, आज आपकी 8वीं क्लास है। और इस 8वीं क्लास में मैं आपको क्या करा चुका हूँ, यानी इससे पहले की बात बताऊँ तो प्राकृतिक प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण में मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिमरेखा, और लास्ट क्लास में पठार, इन टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका एक 9वां टॉपिक, यानी इस टॉपिक का भौतिक विभाजन का 9वां टॉपिक है तटीय भाग। हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इस तटीय भाग में आपको भारत की तटरेखा के बारे में जानकारी मिलेगी कि भारत की तटरेखा है कितनी, और भारत की तटरेखा के अलावा कि भारत का टेरिटोरियल, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है वो क्या है, वो कितना है, इसके बारे में भी जानकारी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और तटीय भाग को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका जो तटीय भाग है, ये आपका मैप है, इंडिया का मैप आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और भारत जो है,
यानी तीन ओर से भारत का एक प्रायद्वीपीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पार्ट है आपका समुद्री भाग, और ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक साइड आपका अरेबियन सी है, दूसरी साइड में अगर मैं बात करूं तो दूसरी साइड में यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और तीसरी साइड जो है वो आपकी क्या है, इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पे आपको तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जब मैं इसकी तटरेखा यानी यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा इस तटरेखा को, और तटरेखा को यहाँ से यहाँ तक में अगर मैं काउंट करूंगा तो ये टोटल है कितनी, अगर मेरे से पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर 7516 है। लेकिन वास्तव में 7516 है या नहीं, मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि ये आपकी क्या है, ये हमारा मुख्य भूमि है। ये क्या है हमारी, ये मुख्य भूमि है। अब यहाँ पे हमारे पास में दो पार्ट रहते हैं, एक होता है आपका मुख्य भूमि और एक होता है आपका द्वीप सहित, यानी जो द्वीप भी हैं हमारे पास में उनकी भी तो कोस्टल लाइन्स है, उनको भी तो काउंट करोगे। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे लक्षद्वीप, और इस जगह पे आपको दिखेगा क्या, और इस जगह पर आपको अंडमान निकोबार दिखेगा। तो इनके भी कोस्टल लाइंस यहाँ पे काउंट होगी। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे मुख्य भूमि की जो कोस्टल लाइन है वो कितनी है, 5422.6 किलोमीटर। तो आप ये पॉइंट देख रहे हैं ना, इस जगह से इस जगह तक ये लाइन कितनी है, 5422.6 किलोमीटर। और जब मैं इनको काउंट कर लूंगा, यानी इनको भी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इसको भी काउंट कर लूंगा, तो ये टोटल कितना बढ़ता है, तो ये आपका द्वीप सहित में अगर मैं बोल दूं कि 2094 अगर मैं इसमें ऐड और कर दूं तो ये टोटल लाइन कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर की हो जाएगी। अगर मैं 2094 को ऐड कर दूं, 2094 क्या है यहाँ पे, 2094 इन दोनों की कोस्टल लाइन को ऐड करके बताया है कि इसकी कोस्टल लाइन कितनी है, 1962 यानी 1962 किलोमीटर, और इसकी कोस्टल लाइन कितनी है, 132 किलोमीटर। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 2094 हो जाएगा, और इसको मैंने मुख्य भूमि में ऐड कर दिया तो हो गया 7516.6 किलोमीटर। तो यही आपकी क्या है, यही हमारी पूरे भारत की तटरेखा है जो 7516.6 किलोमीटर है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब मैं ये बात करूंगा कि ये हमारी बात होगी, अब यहां पर मैं बात करूं कि ये जो आपकी कोस्टल लाइन है यहां पे आपको स्टेट मिलेंगे। तो स्टेट की बात करें तो ये कितने स्टेट पड़ते हैं, तो यहां पे 9 राज्य पड़ते हैं, यानी 9 स्टेट पड़ते हैं, और 4 यूटी पड़ते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी जो हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 9 राज्यों की बात करूँ। ठीक है, 9 राज्यों की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, पहला राज्य जो है वो आपका क्या है, वो राज्य है आपका गुजरात। कौन सा राज्य है, वो है आपका गुजरात। तो जो कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि पहला राज्य है गुजरात, जो कि आपका पहला राज्य है। कहाँ का लिए, कहाँ के लिए, कि हम कोस्टल लाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो कोस्टल लाइन में पहला राज्य यहाँ पे गुजरात। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा ये महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, कि महाराष्ट्र के बाद में एक छोटा सा पार्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है आपका गोवा। ठीक है, गोवा के बाद में ये पार्ट आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये गोवा के बाद में यहाँ पे आप देखोगे ये है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में ये छोटा सा पार्ट ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका केरल है, और केरल के बाद यहाँ पे देखोगे ये आपका तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु से ऊपर बढ़ोगे तो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो ये आंध्र प्रदेश है, ये आपका उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद में आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका वेस्ट बंगाल है। तो कितने हो गए, ये आप देखोगे 9 स्टेट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 स्टेट हैं हमारे, जो हमारे कहाँ लगते हैं, कोस्टल लाइन पे टच होते हैं। तो कितने राज्यों से हमारी कोस्टल लाइन टच होती है, तो वो आपकी 9 राज्यों से होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किससे होती है, तो ये भी याद रखना कि सबसे ज्यादा जो टच होती है वो किससे होती है, वो हमारी होती है किससे, राज्यों की अगर मैं बात करूं, केवल राज्य की बात करूं, तो राज्यों में हमारी होती है गुजरात से। और गुजरात की अगर मैं बात करता हूं तो गुजरात से कितनी होती है, तो 1214 किलोमीटर के आसपास ये होती है, लगभग 1214 किलोमीटर। पॉइंट की बात करें तो 1214.7 किलोमीटर हो जाएगा। सबसे कम की बात करूंगा, यानी मैंने यहां पे बोला सबसे ज्यादा, इसके लिए राज्य की बात करें तो गुजरात, यूटी की बात करेंगे तो 1962 आती है, यूटी में कौन, अंडमान निकोबार।
ठीक है, कौन आता है? अंडमान निकोबार। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा राज्य और यूटी। और सबसे कम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे कम टच जो कोस्टल लाइन है वो किसके साथ में है? तो सबसे कम कोस्टल लाइन हमारी जो रहती है वो गोवा के साथ में है। और गोवा के साथ में अगर आपसे ये पूछा जाए कि गोवा के साथ में है कितनी, तो वो लगभग आपकी 118 किलोमीटर है। कितनी है? 118 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसके साथ में है, तो राज्य पूछे तो गुजरात, यूटी पूछे तो अंडमान निकोबार। और आपसे दोनों के बारे में पूछ ले, यूटी और राज्य दोनों में से किसी एक का बारे में पूछे, तो आप याद रखना कि सबसे ज्यादा फिर यूटी है, जो कि आपका अंडमान निकोबार है, आपका 1962 किलोमीटर का। ये बात आपको समझ में आई। और यहाँ पे 9 राज्य तो हो गए। 4 राज्यों की अगर यानी 4 यूटी की मैं बात करूं तो आपका ये याद रखना कि 4 यूटी कौन से हैं। तो 4 यूटी हैं आपका दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। मैंने यहाँ पे ही आपको बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। तो ये क्या है? ये 42.5 किलोमीटर की तटलाइन है, जो कि आपका क्या है? यूटी है। अब इसके अलावा और यूटी कौन सा है? तो वो यूटी कौन सा है? वो पुडुचेरी है। तो पुडुचेरी जो है इसकी भी कोस्टल लाइन हमारी क्या है? ये यूटी की टच होती है। और इसके अलावा आप ये देख ही पा रहे हैं कि लक्षद्वीप, और दूसरा आपका कौन सा? दूसरा है आपका अंडमान निकोबार। तो ये 4 यूटी हैं जो टच होते हैं। 9 राज्य हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सबसे ज़्यादा बता दिया, सबसे कम बता दिया। सबसे कम गोवा जो कि आपका 118 किलोमीटर है। और अगर मैं यूटी की बात करूं तो सबसे कम यूटी में बात करेंगे तो दमन दीव की जो कोस्टल लाइन है ये सबसे कम है, 42.5 किलोमीटर की। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की लगभग 132, सॉरी सबसे कम है पुडुचेरी की 30 किलोमीटर की। पुडुचेरी है आपका 30 किलोमीटर, दमन दीव है आपका 42 किलोमीटर, और यहाँ पे लक्षद्वीप है आपका 132 किलोमीटर, और अंडमान निकोबार है 1962 किलोमीटर, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा है यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों में मिला के। और सबसे ज़्यादा राज्य पूछा जाए तो गुजरात है। ये बात का है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्या थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना ओवरव्यू। तो ओवरव्यू मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछ लिया जाए समुद्र के बारे में, तो भारत की समुद्री लाइन है। अब इस समुद्र में कितना पार्ट भारत के हक में रहता है, तो ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका मैप है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी है क्या। तो जब मैं इसकी बात करूंगा कि ये जो आपका देखता है ना, ये भारत का ये वाला पार्ट, ये टेढ़ा मेढ़ा यहाँ पे है, तो इसको क्या किया जाएगा? इसको अगर मैं सीधा कर दूं, यहाँ से ऐसे सीधा लेके जाऊं, तो ये बन जाती है मेरी बेस लाइन। ठीक है, ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी मेरी बेस लाइन। अब जो आपका यानी बेस लाइन तो आपका कंप्लीट हो गया। इस बेस लाइन के बाद आप कितना यानी आपके 12 किलोमीटर, सॉरी 12 नॉटिकल माइल, इस बेस लाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल तक आपका क्या पड़ता है? 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल सी पड़ता है। इस टेरिटोरियल सी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय समुद्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 12 नॉटिकल माइल, ये इस पर आपका भारत का पूरा अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है टेरिटोरियल सी पे। इसके बाद अगर आपसे बात की जाए इस बेस लाइन से लगभग 24 किलोमीटर, 24 नॉटिकल माइल, कितना? लगभग 24 नॉटिकल माइल। तो 24 नॉटिकल माइल को हम कंटीजियस जोन कहते हैं। और इस कंटिन्यूस जोन में क्या होता है? समीपस्थ मंडल कहते हैं हिंदी में। और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? यहाँ से अगर कोई भी आपका वाहन निकलता है, वाहन का मतलब अगर कोई भी शिप निकलता है, तो शिप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उससे कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं, सीमा शुल्क ले सकते हैं। ठीक है, अब इस 24 नॉटिकल माइल के बाद आगे तक कितना? 200 नॉटिकल माइल तक। कितना? 200 नॉटिकल माइल तक वो क्या होता है? आपका EEZ होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आपका वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो, यानी कोई भी रिसर्च करनी होती है तो आप इस एरिया तक कर सकते हो। और उसके बाद में आपका हाई सी स्टार्ट होता है, और इस हाई सी पे आपके जितने भी कंट्री हैं सबका अधिकार होता है। अधिकार का मतलब यहाँ से हम आ जा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इससे पहले वाले में आपके भारत का यानी भारत का जो भी अधिकार है, पूरी तरीके से अधिकार आपका 12 नॉटिकल माइल तक। और उसके बाद आप सीमा शुल्क कहाँ तक दे सकते हो? वो 24 नॉटिकल माइल तक। और आप रिसर्च कहाँ तक कर सकते हो? तो 200 नॉटिकल माइल तक आप रिसर्च कर सकते हो।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं अगले पर, जो कि आपका क्या है, क्वेश्चंस हैं। ये मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या बनता है, तो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा ये भी मैं बता दूं आपको, अगर ये टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारा टॉपिक तो तटीय भाग है। इस तटीय भाग का सब टॉपिक है भारत की तटरेखा, तो हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो याद रखना, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर लिखा होता है समुद्री सीमा से इतना ऊपर, तो आपने देखा होगा स्टेशन पर लिखा होता है, किसी भी स्टेशन का नाम लिखा होगा उसके पास में लिखा होता है समुद्र तल से इतना ऊपर, तो वो समुद्र तल कहाँ का समुद्र तल, तो याद ये रखना है कि चेन्नई का जो तट है वहां से हमारा, यानी जो हमारा बेस लाइन है चेन्नई के तट से, यहाँ से हमारा क्या नापा जाता है, किसी भी तट की या किसी भी जो भी हमारे स्टेशंस हैं या फिर पहाड़ हैं, तो इसकी ऊंचाई को मीज़र किया जाता है कहाँ से, चेन्नई के समुद्र रेखा से या समुद्र तल से। ठीक है, ये बात आ गई, और क्वेश्चन नंबर बी पहले का आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रादेशिक जल क्या होता है, तो प्रादेशिक जल के बारे में ही पूछा है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। ऑप्शन आपके सामने है। अब आप कहोगे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हाँ यूपी पीसीएस में 2005 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। सामने आपको दिया गया कि तट से 3 समुद्री मील तक, इसके अलावा तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक और तट से 24 समुद्री मील तक। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास में तट था, किसका तट, ये है भारत का तट। अब यहां से 12 नॉटिकल माइल तक, कहां तक, 12 नॉटिकल माइल तक यहां पर आपका टेरिटोरियल सी था, टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल तक। तो यहां पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, 12 नॉटिकल माइल तक, जिसे हम प्रादेशिक जल कहते हैं, वो हमारा हो गया। इसके बाद में कॉन्टिन्यूस जो होता है आपका, वो कितना होता है, 24 नॉटिकल माइल तक होता है। ठीक है, 24 नॉटिकल माइल तक, सी जेड इसे बोलते हैं। और इसके बाद में 200 नॉटिकल माइल तक हमारा क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड कहते हैं। अब यहाँ पे पूरा अधिकार जो होता है वो 12 नॉटिकल माइल तक होता है। सी जेड की बात करूँ तो यहाँ पे हम कस्टम ड्यूटी वगैरह कर ले सकते हैं, और ईईजेड की बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ईईजेड में हम कोई भी रिसर्च, कोई भी अनुसंधान, यहाँ पे वैज्ञानिक अनुसंधान यहाँ तक हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई। तटरेखा की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने कई सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन को आपको देखना है। तो ये है आपकी तटरेखा, मैंने कहा यहां से भारत की तटरेखा स्टार्ट होती है और ये आपकी पश्चिम बंगाल तक जाती है। कितने राज्यों से टच होती है, तो 9 राज्यों से टच होती है। कितने यूटी से टच होती है, तो 4 यूटी से टच होती है। सबसे ज्यादा किससे होती है, तो आपको मालूम है कौन, अगर राज्यों की बात करें सबसे ज्यादा, तो वो है आपकी किससे, गुजरात से। और अगर मैं बात करूं किसकी, यूटी की, तो सबसे ज़्यादा यूटी से किससे टच होती है, तो वो की आपकी अंडमान निकोबार से। और सबसे कम की मैं बात करूं तो सबसे कम किससे टच होती है राज्यों में, तो राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका गोवा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे जब मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था। अब बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो वो तटरेखा की लंबाई कितनी है, जब मैं इसको काउंट करूंगा, यहाँ से मुख्य भूमि की बात करूंगा, तो मुख्य भूमि की कितनी हो जाएगी, तो मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो कितनी है, 5422, कितनी है, 5422 किलो, सॉरी 5406 किलोमीटर, 5406 किलोमीटर। और जब मैं बात करूंगा किसकी, तो यानी टोटल की बात करूंगा, अब टोटल कितना, यहां पे मैं कितना ऐड कर दूं, 2094 को ऐड कर दूं। अब 2094 क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी लेके चलते हैं। तो ये आपकी क्या चलती है, यानी टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, तो टोटल आपकी हो जाएगी ये 7516 किलोमीटर। तो जब मैं बात करता हूं कि टोटल भारत का टोटल कोस्ट लाइन कितना है, तो 7516 किलोमीटर है। और ये 7516 किलोमीटर, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन सबसे नजदीक वाला की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 7500 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका 7516 किलोमीटर का 7500 किलोमीटर, यानी लगभग 7500 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है यहाँ पे, चलिए, भारत की तटरेखा, भारत की तटरेखा कितनी है,
ऑप्शन आपको सामने यहाँ पे दे रखे हैं, 6200 किलोमीटर लंबी है, 6100 किलोमीटर लंबी है, 8985 किलोमीटर लंबी है और 6175 किलोमीटर लंबी है। तो जब ये क्वेश्चन आया था, यानी 19th बीपीएससी का क्वेश्चन है 1994 में, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ये 4 ऑप्शन थे, उन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं दिखा, क्योंकि भारत की जो तटरेखा है, अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 5406 किलोमीटर आपको पता ही है, और इसके अलावा 5406 किलोमीटर के अलावा भारत की जो तटरेखा है टोटल की बात करूं तो 7516 किलोमीटर है। तो यहाँ पे कोई भी आंसर आपका सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। सॉरी, 5406 नहीं है, 5422 है, मैंने दोनों जगह पे लिख दिया है। तो ये तटरेखा कितनी है, 5422 किलोमीटर है, ये याद रखना है। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, कितना, 5422 किलोमीटर की तटरेखा है, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा ये 5422 किलोमीटर की तटरेखा। ठीक है, टोटल आपकी कितनी है, टोटल आपकी 7516 है, तो आपको ये याद रखना है, बाकी आपको इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। अभी बता दिया किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात। तो सबसे ज्यादा किसके साथ में टच होता है, तो वो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं राज्यों की बात करूं तो राज्यों के हिसाब से कौन सा है, तो वो है आपका गुजरात, और गुजरात में कितना, 1214, कितना किलोमीटर, 1214 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा है। और अगर मैं बात करूं आपका यूटी के अकॉर्डिंग, तो यूटी के अकॉर्डिंग आपका कौन है, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार की आपके अंडमान निकोबार की कोस्टल लाइन कितनी है, 1962 किलोमीटर। तो ये आपको पता चल चुका है कि भारत की तटरेखा राज्यों में सबसे ज्यादा किसके साथ में, गुजरात के साथ में, और अगर यूटी की बात करेंगे तो यूटी में किसके साथ में, तो 1962 के साथ में, किसके साथ, अंडमान निकोबार के साथ में। टोटल आपकी किसकी कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की बात करी जाए तो 5422 किलोमीटर है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं, अब तो आपको रट गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर ये रहा होगा, जो कि आपके सामने यहां पे दिख रहा है, एमपी पीसीएस 1995 और 2014 में ये पूछा गया है। उत्तराखंड में भी ये 2006 में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2006 में भी पूछा गया, मेंस में भी ये पूछा गया है, और उसके अलावा ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है आपका 2007 में। तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, मैं इसलिए आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों करा रहा हूँ एनालाइज, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। अभी ही देख चुके हैं कि अगर मुझसे राज्य के बारे में पूछा जाए तो गुजरात है, जो कि 1214 किलोमीटर है, टोटल आपकी 7516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की बात करेंगे 5422 किलोमीटर है, और आपसे पूछ लिया जाए यूटी की अगर पूछा जाए तो अंडमान निकोबार है, और उसकी 1962 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी तटरेखा किसके साथ में, तो वो गोवा के साथ में है, जो कि 118 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके साथ में सबसे ज्यादा है वो आपका ऑप्शन कौन सा है, गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो ये सब कर सके हैं हम, पूरा क्वेश्चन पूरा तरीके से हमने देख लिया है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो ये हम पढ़ चुके हैं कितने राज्य हैं, वो हैं आपके 9 राज्य। और अगर आपसे यूटी के बारे में पूछा जाए तो यूटी कितने हैं, तो वो यूटी हैं 4। 9 राज्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा पड़ता है, सबसे पहले आपका पड़ता है गुजरात। गुजरात के बाद की बात करेंगे तो गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र के बाद में आपका सबसे छोटी तटरेखा जिसकी है तो वो आपका गोवा है। गोवा के बाद में आपको कर्नाटक दिखेगा, और कर्नाटक के बाद में आपको केरल दिखेगा, और केरल के बाद की बात करें तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु दिखता है। तमिलनाडु से ऊपर अगर हम जाएंगे तो तमिलनाडु के ऊपर आपका आंध्र प्रदेश दिखता है, और आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा है, और उड़ीसा से अगर मैं ऊपर जाऊंगा जहां पे आपकी कोस्टल लाइन एंड हो जाती है वो आपका पश्चिम बंगाल है। और आपसे यही पूछे गए थे तो कितने स्टेट हो गए, तो ये 9 स्टेट हो गए जिनको आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन कौन से स्टेट हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। यूटी की बात करें तो यूटी की अगर बात करते हैं तो पहला है आपका दादर नगर हवेली एंड दमन दीप, जो कि मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बहुत बड़ा नाम था इसलिए शॉर्ट में लिख दिया है। दूसरे की बात करूंगा तो दूसरा है आपका पुडुचेरी, जो कि आपका 3 राज्यों में पड़ता है। तीसरे की मैं बात करूंगा तो तीसरा आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, लक्षद्वीप। और फोर्थ आपका कौन सा है, फोर्थ है आपका अंडमान निकोबार। ये आपके क्या है, ये आपके यूटी हैं, जो कि आपके कहां से लगते हैं, भारत की कोस्टल लाइन से लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, प्राचीन
भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो जो हम प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल पढ़ते हैं, यानी पुराना जो भूगोल है हमारा, उस भूगोल में एक आपको नाम दिखता है रत्नाकर, जो किससे रिलेटेड है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये रत्नाकर जो है ये हमारा हिंद महासागर का या हिंद महासागर का सूचक हुआ करता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 आपसे क्या कहता है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होता है। सर्वाधिक तटीय यानी जो कोस्टल प्लेन होते हैं या कोस्टल लाइंस होती हैं, और इन कोस्टल लाइंस में सबसे ज्यादा अपर्दन किसका यानी किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे मैं इन कोस्टल लाइंस की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा अपर्दन की बात पूछ रहा है, लेकिन अगर अपर्दन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चारों ही चीजों से यहाँ पे अपर्दन होता है। लहरों से भी होता है कि ज्वार भाटा के द्वारा भी होता है, धाराओं के माध्यम से भी होता है, इसके अलावा आपका सुनामी की लहरों से भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, सुनामी आपको कभी कभी दिखती है, लेकिन आपका लहरें जो है वो रोजाना दिखती हैं और रोजाना अपर्दन करती हैं। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो आपका लहरों के माध्यम से होता है, यानी वेव्स के माध्यम से होता है सबसे ज्यादा अपर्दन। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले टॉपिक आते हैं। ये आपका तटीय भाग का पहला टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिया, जो आपकी तटरेखा था उसको कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे फिर से लिया है, क्योंकि इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक जो रहेगा वो द्वीप रहेगा, उसको भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं तटरेखा की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक और मिलेगा जिसका नाम है पूर्वी एवं पश्चिमी तट। पूर्वी एवं पश्चिमी तट। तो जब पूर्व की ओर बात करेंगे यानी कोस्टल लाइन, जब पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो ये आपका पूर्वी तट होगा, यानी ईस्टर्न कोस्टल है। और यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन और ईस्टर्न कोस्ट लाइन की जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न कोस्ट का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, वेस्टर्न कोस्ट का सबसे दक्षिणी भाग का नाम क्या है, ईस्टर्न कोस्ट का सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कहां से कहां तक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो यहां पे मैंने आपको इमेज दिख रही होगी जो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करती है। तो जब मैं यहां पे बात करता हूं गुजरात कोस्ट की, तो ये आपका गुजरात में आपको ये येलो कलर की लाइन यहां पे दिख रही है, ये क्या है, इसे हम गुजरात कोस्ट कहते हैं, या फिर इसे काठियावाड़ का मैदान यानी काठियावाड़ भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैदान दिखते हैं ये आपका काठियावाड़ के मैदान कहलाते हैं, और इस कोस्ट का नाम जो रखा गया है वो क्या है, गुजरात कोस्ट रखा है। अब मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं कि ये जो आपको दिखा रहा है कोंकण कोस्ट, कौन सा कोस्ट, कोंकण कोस्ट यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, और इसके अलावा ये मालाबार कोस्ट। तो ये क्या है, ये आपका उत्तरी और आपका दक्षिणी भाग है। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी और दक्षिणी भाग है। जब मैं उत्तरी की बात करूंगा तो यहाँ पे उत्तरी भाग कौन सा होता है, तो उत्तरी भाग किसका, पश्चिमी घाट का या पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कौन सा है, तो वो आपका कोंकण है। तो ये याद रखना है कि अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले कि पश्चिमी तट का, वेस्टर्न कोस्टल लाइन का, अगर आपसे ये क्या पूछ ले, अगर आपसे उत्तरी तट पूछ ले, पश्चिमी तट का उत्तरी तट यानी उत्तर की ओर तट जो है वो है क्या, कोंकण तट है, जो कहां से है, महाराष्ट्र से गोवा तक। अगर आपसे ये भी पूछे कहां से कहां तक है, तो महाराष्ट्र से गोवा तक है। और अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी तट कौन सा है, यानी हमारे पश्चिमी तट का, पश्चिमी भाग का या पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कौन सा है, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है, मालाबार कोस्ट। और ये मालाबार कोस्ट जो है वो मंगलुरु से स्टार्ट होती है, और मंगलुरु से कहां से, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, कहां तक, कन्याकुमारी तक। तो ये पार्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आपसे यहां पे मैं बात करूं जो कि आपको मैप में भी नहीं दिखाई दे रहा है, मध्य भाग की बात कर रहा है। तो मध्य भाग की अगर ये बात करता है तो इस मध्य भाग में आपको यहां पे पूछा जाए, क्योंकि कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, तो मध्य भाग कौन सा है, तो यहां पे मध्य भाग के बारे में इस मैप में नहीं दिखाया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि जो मध्य भाग है वो आपका कर्नाटक का भाग कहलाता है, या कर्नाटक का तट कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्नाटक तट कहलाता है, जो आपका गोवा से स्टार्ट होता है और गोवा से कहां तक रहता है, गोवा से मंगलुरु तक रहता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला तट जो है वो आपका कौन सा है, पहला तट आपको दिख रहा होगा कि महाराष्ट्र से गोवा तक है। कहां तक है,
महाराष्ट्र से गोवा तक है। दूसरा तट जो यानी मध्य भाग जो है वो कर्नाटक तट कहलाता है, जो गोवा से मंगलूर तक है। और तीसरा जो है वो मालाबार कोस्ट है। और ये मालाबार कोस्ट के नाम से आपने एक एक्सरसाइज भी सुनी होगी, जो कि यहाँ पे यानी केरल में पड़ता है। मालाबार कोस्ट के नाम से मालाबार एक्सरसाइज होती है, जो आपका भारत के साथ में 3 देश और हैं जिनका नाम यानी क्वाड में है रखा जाता है। यानी ग्रुप का नाम पूछा जाए तो क्वाड ग्रुप है, जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं मालाबार के नाम से। और यहाँ पे 4 देश हैं, जिसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और चौथा है जापान। तो ये 4 देशों का एक ग्रुप है जिसका नाम है क्वाड। और ये क्वाड ग्रुप में आपके 4 देश हैं, जहां पर आपका होता क्या है, जहां पर हम लोग मिलते हैं। मिलने के कहने की बात यह है कि चीन को काउंटर करने के लिए, इसके अलावा हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं क्या, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ये तो बात होगी किसकी, ये बात होगी आपकी वेस्टर्न की। अब यहाँ पे वेस्टर्न के अलावा क्या ईस्टर्न तट भी तो है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन भी तो है। अब ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब महानदी से कृष्णा नदी तक की बात की जाएगी, महानदी से कृष्णा नदी तक की बात की जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, या उसे हम उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि सरकार कोस्ट के नाम से इसे जाना जा रहा है। उसे हम उत्तरी सरकार महानदी से कृष्णा नदी तक का पार्ट को कहते हैं। और कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक, कोरोमंडल जो तट है वो कृष्णा से स्टार्ट होता है और कावेरी तक है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, ये आपका कोरोमंडल तट कहलाता है, जो कि आपका तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक पड़ता है। कहाँ तक, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। और बीच वाला पार्ट जो आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहां पे उसे आंध्र तट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके आगे आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोर्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं कि बंदरगाह, भारत में मेजर पोर्ट की बात की जाए तो भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं, और 13 में से एक मेजर पोर्ट जो है वो आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है। बाकी 12 मेजर पोर्ट हैं वो आपकी मुख्य भूमि पर ही पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका जो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो इसका पार्ट का, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। तो करते हैं एनालाइज। सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है पहला क्वेश्चन, जो कि क्या है, यानी 11वां क्वेश्चन, जो कि इस टॉपिक का पहला है। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। 4 यहाँ पे क्या दे रखे हैं, 4 यहाँ पर पश्चिम तटीय शहर दे रखे हैं। तो उनका क्या करना है, उनका यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर ये जो है उत्तर से दक्षिण लगाना है। इनको क्या क्या लगाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। तो लगाइए। तो जब मैं जंजीरा की बात करूंगा, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 4 आपको जहाँ पे जगह दिख रही हैं, इनको लगाना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं कैसे, जब हमें पता हो उत्तर से दक्षिण होता क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर की तरफ में होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ में आपका साउथ, इस साइड आपका ईस्ट, इस साइड वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में दिशाओं की यानी डायरेक्शन को समझा जाता है। तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाते हैं। तो जंजीरा नाम की जो जगह है, जंजीरा नाम की जो जगह है, ये कहाँ पड़ती है, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। और महाराष्ट्र में कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र के नॉर्थ में पड़ती है। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा आपको दे रखा है कन्नूर। तो ये कन्नूर जो जिला है, ये कन्नूर जिला ये आपको कहाँ पड़ेगा, ये केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये केरल में पड़ता है भाई। नागरकोइल की बात करें तो नागरकोइल हमने कहाँ सुना है कि नागरकोइल जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और इसके अलावा सिंधुदुर्ग जो है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये 4 नगर हैं, यानी चारों राज्य के मैंने नाम बता दिए। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र के 2 जगह हैं। महाराष्ट्र की यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, एक का नाम है जंजीरा और दूसरा जो दे रखा है वो है आपका सिंधुदुर्ग। तो जब मैं इन दोनों की बात करूंगा तो आपको मालूम है कि एक जो है नॉर्थ पार्ट में पड़ता है, ये महाराष्ट्र के नॉर्थ पार्ट में पड़ता है, और ये महाराष्ट्र के साउथ पार्ट में पड़ता है। ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र के साउथ पार्ट में पड़ता है। ये बात हमें समझ में आ गई। हमें नॉर्थ से वैसे ही कहाँ लाना है, दक्षिण यानी साउथ की ओर जाना है। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो सबसे पहले आपको क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपका महाराष्ट्र पड़ेगा। जब ये महाराष्ट्र पड़ेगा तो महाराष्ट्र का सबसे पहले जंजीरा जो कि आपका पहले नंबर पे दिया है, सिंधुदुर्ग जो कि आपका चौथे नंबर पर दिया है। इसके साथ ही मेरे पास में
ए ऑप्शन बी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सी और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, बचा मेरे पास में ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे मैंने बता ही दिया। महाराष्ट्र के बाद में आपका केरल आएगा जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद में आपका केरल और केरल के बाद में आपका तमिलनाडु स्टार्ट होगा। तो जब मैं इनकी बात करूंगा तो आप देखो कि पहला और चौथा, इसके बाद में केरल आएगा जो कि दूसरे पर है, ये आपका कन्नूर, और चौथा जो आएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो होगा नागरकल जो कि तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पे इस तरीके का आपका क्या बन जाएगा, कोड बनेगा 1423 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है जो कि आपका आईएएस में 1996 में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है, कहता है कि आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे। तो आपको पता है कि डेनमार्क भी हमारे यानी जो डेनमार्क वाले लोग थे वो भी हमारे भारत में आए थे और 1620 में आए थे। कब आए थे डेनमार्क के लोग हमारे यहाँ पे, कब आए थे, 1620 में आए थे। तो जब मैं इनकी बात करूंगा तो इनमें किया क्या था, इन्होंने भी कुछ चीज़ें बनाई होंगी, तो परंतु उसका कारण ये कि डेनमार्क को चौकी हुआ करती थी। ठीक है, यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें, उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, यानी किसकी बात कर रहा है, जो एक अनूठा नगर तो हुआ करता था और डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, और उसका जो दुर्ग है, उसका जो गिरजाघर है, उसका जो जेरूशलम वाला पार्ट है, यहाँ की जो अब ये सब उजड़ चुका है, ये रत्न कहाँ हुआ करते थे, इसके बारे में बात कर रहा है। तो तमिलनाडु यानी डेनमार्क ने बनाया क्या था, तो जब तमिलनाडु के तट पर पहुंचे थे तो तमिलनाडु तट पर इन्होंने तरंगमबाड़ी नाम की एक जगह बनाई थी। क्या नाम था उसका, तरंगमबाड़ी, जो कि आपको यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो तरंगमबाड़ी नाम की एक जगह बनाई थी, और ये तरंगमबाड़ी में आपको जेरूसलम चर्च, जेरेमिन चर्च, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद में इन्होंने 1620 में आने के बाद 1845 में इन्होंने क्या कर दिया, इन चीज़ों को बेच दिया। अब ये बेचा किसे, तो उस टाइम पे क्या किया, किसको बेचा, तो अंग्रेजों का एकाधिकार बनता जा रहा था, अंग्रेजों का शासन बढ़ता जा रहा था, तो इन्होंने क्या किया, ये किसको बेच दिया, तो अंग्रेजों को बेच दिया। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है कि यहाँ पे जो मानचित्र दिया है, जो आपको मैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस मैप को ध्यान से देखना है। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योतित होते हैं। तो यहाँ पे जब बात कर रहा है कि भारत के तट की बात कर रहा है, तो तट में ये आपको ये तट यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब इस कोस्टल वाले पार्ट में, इस कोस्टल वाले पार्ट के अलावा हमारा यहाँ पे अरेबियन सी दिखता है, यहाँ पे इंडियन ओशियन दिखता है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल दिखता है। इन सब की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन तीनों में अगर आप यहाँ पे चीज़ों को देखोगे तो ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये समुद्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर ये समुद्र को प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सागर की गहराई को प्रदर्शित कर रहा है कि कौन सा सागर जो है वो ज़्यादा गहरा है, कौन सा कम गहरा है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेखा हैं ये उच्चावच रेखाएं हैं, जो क्या कर रही हैं, यहाँ पे जल की उच्चावच रेखा हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंतरजलीय उच्चावच रेखा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पहला कहता है समुद्र तटीय प्रदूषण क्षेत्र, तो प्रदूषण की बात है ही नहीं। ये क्या करता है, यहाँ पे वे ऐसे क्षेत्र जो यहाँ पे सागर की गहराई को प्रदर्शित करते हैं, समुद्र की गहराई को प्रदर्शित करते हैं, ये रेखा उन चीजों को प्रदर्शित यानी प्रेजेंट करती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। और 14 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है क्या, कि भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करना है। सामने आपको फिर से वही क्या दे रखे हैं, कुछ शहर दे रखे हैं, और उन शहरों में नीचे दिए कूट से ज्ञात करना है कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। तो उनको बताना है। चार आपको दिए गए, जंजीरा, उडुपी, ओरोविले और तूतीकोरिन। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे ये आपका इंडिया का मैप है, और इस इंडिया के मैप में मैंने अभी ही बताया है जंजीरा के बारे में। तो जंजीरा तो आपका कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये आपका क्या है, ये आपके पश्चिम तटीय है, ये आपका पश्चिम तट है, वेस्टर्न कोस्टल लाइन है, और यहाँ पर आपकी क्या है, ईस्टर्न कोस्टल लाइन है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पश्चिमी तट को बताना है। तो जब मैं पश्चिमी तट को बता रहा हूं तो जंजीरा जो है ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद यहां पे उडुपी आपको दिख रहा है, ये उडुपी कहां पर है, तो उडुपी जो है ये कर्नाटक में पड़ती है। तो उडुपी यहां पे आ जाएगा कर्नाटक में। बाकी ओरोविले जो आपको यहां पे दिख रहा है, तो ओरोविले जो है ये आपका कहां पड़ता है, ये आपका कोरोमंडल तट पे पड़ता है।
ओरोविले आपका कोरोमंडल तट पे पड़ता है। तूतीकोरिन के बाद मैं बात करूं तो तूतीकोरिन के नाम से हमारा क्या है, एक बंदरगाह है, कहां पर है, तमिलनाडु में है। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, हमसे पश्चिमी घाट के बारे में पूछा गया है। 1 और 2 पश्चिमी घाट में पड़ते हैं, 3 और 4 जो हैं ये ईस्टर्न घाट में पड़ता है, यानी पूर्वी घाट में पड़ते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 15 क्वेश्चन। सागर यानी पुलिन का मतलब होता है बीचेस जो होते हैं, बीच कहते हैं ना, वो आपका, और ये किस राज्य में पड़ते हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं दीघा की। तो दीघा, गोपालपुर, कलांगुट, मरीना सभी बीच के नाम हैं, तो आपको ये रटने हैं, याद करने हैं। तो दीघा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा 2। गोपालपुर की बात करता हूं तो गोपालपुर जो है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कलांगुट की बात करते हैं तो कलांगुट जो बीच है ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका गोवा में पड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा 4। और मरीना की अगर मैं बात करूं तो बचा कौन, तमिलनाडु बचा, तो डी का हो जाएगा आपका 1। क्या बचा, 2 3 4 1, और 2 3 4 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, ये मैंने अभी बताया था जब मैं आपको तट के बारे में बता रहा था। ये है आपका क्या, मैप, और इस मैप में मैंने बताया था कि यहां पर कोंकण तट है, ठीक है, यहां आपका कोंकण तट है, यहां आपका कन्नड़ तट है, और इसके अलावा क्या है, मालाबार तट है। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु आपका पड़ता है इस जगह पे, ये आपका पार्ट क्या है, तमिलनाडु का पार्ट है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश का पार्ट है आपका ये है, ये आपका आंध्र प्रदेश और ये आपका तमिलनाडु। तो जब मैं इन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करता हूं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है यहां से यहां तक का तट, इसे हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तट के नाम जो है वो है आपका कोरोमंडल तट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 17। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, यही बात है कि तमिलनाडु की ओर जो आपका समुद्र तट है ये क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कहता है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कॉमोरिन के मध्य स्थित है। तो कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन, कैप कोमोरिन जो है ये कहाँ पड़ता है, ये आपको याद होना चाहिए। कैप कोमोरिन जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, ये कन्याकुमारी में पड़ता है। और जब ये कन्याकुमारी में पड़ता है तो इसका मतलब क्या है, कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और अभी ही हम देख चुके हैं कि तमिलनाडु में पड़ने वाला जो तट है उसे हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, यही बात मैंने अभी बताई थी कि कन्याकुमारी को कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, इसलिए कैप कोमोरिन जो है वो आपका कहाँ पड़ता है, वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और इस तट का नाम क्या पड़ जाता है, यहाँ के तट का नाम कोरोमंडल पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कैप कोमोरिन जो है ये आपका कहाँ पर है, ये कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी कहाँ पर है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये भारत का क्या पार्ट, ठीक है, मैं लाना को यहाँ पे मैप लगा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इन चीज़ों को ड्रॉ करके बताता हूँ जिससे आपकी और चीज़ें अच्छी हों। ठीक है, तो कैसे होगी कि जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ पश्चिम तटीय की, तो पश्चिम तटीय मैदान यहाँ पे आपका पश्चिम तटीय मैदान पड़ता है। इस पश्चिम तटीय पार्ट में आपका एक उत्तरी भाग पड़ता है, एक आपका मध्य भाग पड़ता है, और एक आपका दक्षिणी भाग पड़ता है। जब मैं उत्तरी भाग की बात करता हूँ तो उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी भाग को हम कोंकण के नाम से जानते हैं। उत्तरी भाग को हम कोंकण के नाम से जानते हैं। दक्षिणी भाग को हम किसके नाम से जानते हैं, मालाबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मालाबार के नाम से जानते हैं। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि जो भारत के पश्चिम तटीय मैदान है उसके उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये था आपका 2 टॉपिक, यानी एक टॉपिक जो था उस टॉपिक का एनालाइजेशन, और इस टॉपिक में आपके 20 क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट बनते थे, यानी तटीय भाग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने यहाँ पे आपका करा दिए हैं, कवर करा दिए हैं। इसके साथ में आपको करना क्या है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद
में आपको ये क्लासेस आपको रोजाना मिलेंगी, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अखिल सर के द्वारा आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिसमें आपकी 10-11 क्लासेस हो चुकी हैं। जब तक आपका एग्जाम आएगा, इस एग्जाम तक आने तक आपके ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, और इस क्लासेस में आपको हम बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने इसका एनालाइजेशन अगर अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको और चीज़ें बताना चाहता हूं कि सामान्य भूगोल जो है पूर्वावलोकन श्रृंखला में वो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो आपका हिस्ट्री है वो आपका अखिल सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था कि हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। इस एप्लीकेशन में पहला जो बैच है, वो पहला बैच जो है वो आपका मैथ्स का पढ़ने वाला है। इस मैथ्स के बैच में आपको, मैथ्स फाउंडेशन बैच में आपको, इस संघर्ष बैच के नाम से हमारा मैथ्स का फाउंडेशन बैच आ रहा है। इस मैथ पे फाउंडेशन बैच में आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या बेसिक से एडवांस तक की चीज़ें मिलने वाली हैं। बेसिक से एडवांस का मतलब है अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हो और आप अपने मैथ्स को मजबूत कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तब भी आप इस क्लास से जुड़ सकते हो और आप में अपने आप में ग्रोथ होना, यानी फाउंडेशन का मतलब यहाँ पे हमने ये रखा है कि आपको हर चीज़ से, यानी शुरुआत से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपको मैथ्स नहीं आता है, और पढ़ाने तक हम क्या करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जहाँ तक आपका एग्जाम पूछा जा सकता है, यानी एग्जामिनर आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है वहां तक आपको लेके जाना है। ठीक है, इसमें हम डाउट क्लासेस भी देंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी। बाकी आपके जो डाउट रहते हैं आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जिससे कि आपको एक क्लासेस दी जाएगी और उस क्लासेस में आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा और आपके आगे की जो क्लास रहेगी उस क्लास की जानकारी भी आपको आगे मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है याजबीन स्मार्ट क्लासेस, और डाउनलोड करने के बाद में आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको इस बैच को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 199, और ये बैच आपका 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमें 8 दिसंबर से पहले पे करना है। 8 दिसंबर के बाद में ये बैच जो है हम 199 का नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं, पहली बार अगर अपने पहला बैच लेके आ रहे हैं तो ये पॉकेट मनी के नाम से, यानी कह सकते हैं पॉकेट मनी ही है जो 199 की है, तो इतना कम का बैच आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और आपको आर की क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आपको हमारे बैच में जुड़ना है, और आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन क्लासेस को देख सकते हो, और उसके बाद में आप देख सकते हो कि आप इंप्रूवमेंट और आगे हो रहा है या नहीं, और जैसे अगर इंप्रूवमेंट होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने सीखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।